नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल यूनिक एकेडमी इंडियन पॉलिटी पर स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो है पंचायती राज संस्थाएं। पंचायती राज संस्थाएं ये ऐसा टॉपिक है, ये छोटी परीक्षाओं से लेकर के बड़ी परीक्षाओं में हर जगह पूछा जाता है। छोटी परीक्षाओं में उसके आर्टिकल पूछ दिए जाते हैं। जैसे अगर आप एमपी लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं को दे रहे हों तो वहाँ आपको ये दिखेगा कि वहाँ पर केवल केवल उसने किसी आर्टिकल को उठाकर रख दिया कि यह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में किस भाग से संबंधित है, इस अनुच्छेद का क्या मतलब है। लेकिन आईएएस के एग्ज़ाम में वहाँ से कॉन्सेप्ट आता है, तो हमको बहुत इत्मीनान से यह टॉपिक पढ़ना है। संविधान में मैं ये कह दूं कि शुरुआत के जो चैप्टर हमारे हैं, आपके संसद, मौलिक अधिकार, संघराज्य क्षेत्र, संविधान की विशेषताएं, प्रस्तावना, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद, इसके से कम कहीं नहीं है पंचायती राज व्यवस्था। इसीलिए तो मैंने ये सोचा कि आपको इस एग्ज़ाम के पहले पंचायती राज व्यवस्था पर विस्तृत चर्चा हो जाए। पंचायती राज संस्था ये टॉपिक है आज का, और इसको इंग्लिश में कहते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। पंचायती राज संस्थाएं, इसी को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं पीआरआईज। इसलिए अगर शब्दों में पीआरआईज का नाम लूं तो उसको आप समझ लीजिएगा कि ये मैं क्या कहना चाहता हूं आपके सामने, ये टॉपिक। ठीक है, तो पंचायती राज संस्थाओं को कैसे पढ़ा जाए, ये काफ़ी ब्रॉड चैप्टर है। तो इसको हम क्या क्या पढ़ना है, इसमें पहले हम आपको उसके बारे में आपके बारे में कॉन्सेप्ट शुरू हो जाए। तो पंचायती राज संस्थाओं का जो पढ़ने का तरीका होगा दोस्तों, वह है आजादी के पहले, और दूसरे में हो जाएगा संविधान निर्माण के बाद। ये दो चीज को समझें, संविधान निर्माण के बाद। इस दो टॉपिक के अंतर्गत पहले हम आपके समक्ष एक फ्रेम प्रस्तुत कर दें, उस फ्रेम से आप इसको समझ सकें। आजादी के पहले पंचायती राज व्यवस्थाओं का वर्णन मिलता है या नहीं, और संविधान निर्माण के बाद इसमें क्या प्रोग्रेस हुई, यह संवैधानिक स्वरूप कब पकड़ा, इस टॉपिक पर हम केवल आज चर्चा करते हैं। इसके बाद एक एक टॉपिक पर बाकायदे चर्चा होगी, विधिवत चर्चा होगी। इसीलिए पंचायती राज का क्लास जो होगा वो हमारा कम से कम 3 या 4 वीडियो के आसपास होगी, इसलिए उसको आप बहुत ध्यान से देखें। आज़ादी के पहले की दोस्तों हम बात करते हैं। आज़ादी के पहले की बात करें तो इसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें, इतिहास के गर्भ में हम लोग चलें कि क्या पंचायती राज व्यवस्था का कुछ वर्णन कहीं दिखता है। तो दोस्तों, प्राचीन काल में हमारे यहाँ ऋग्वेद में सभा और समितियों का वर्णन मिलता है। इन सभा में ये तो वरिष्ठ जनों की होती थी, समिति आम जनों की होती थी। तो समिति में ऋग्वेद में निर्वाचन पद्धति द्वारा अधिकारियों की नियुक्ति का वर्णन मिलता है। अधिकारियों की नियुक्ति का वर्णन मिलता है। ये आपके मैं ऋग्वेद की बात बता रहा हूं। ठीक, इसके बाद और आगे चले तो चोल वंश में
चोल वंश में वहां का जो सबसे इंटरेस्टिंग संस्था थी वह थी स्थानीय स्वशासन। इसमें क्या होता था कि इसका यहाँ भी लॉटरी के पद्धति से, जैसे उस गांव के उस सभा के किसी कई लोग जो वरिष्ठ होते थे उनको वो निर्वाचन में भाग लेते थे। कैसे, इंटरेस्टिंग मैं बताता हूँ उसमें दोस्तों। उसमें क्या है कि जब उसमें अच्छा कंपलसरी क्या था कि वो उनको वेद के बारे में जानकारी हो, वह 40-45 साल के आसपास उम्र उनकी पूरी हो चुकी हो, ऐसे लोग सरपंच बनते थे, जिनका किसी के ऊपर कोई कर्ज ना हो। तो ऐसे लोग चुनाव में खड़े होते थे और एक बक्से में उनके नाम की पर्ची डाल दी जाती। किसी एक अबोध बालक से उस डब्बे से वो पर्ची निकलवाई जाती। जो निकल जाता, जिसका नाम आ जाता, तो वहां का वो सरपंच हो जाता। और इसका काम जो होता था वो गांव का, इस चोल शासन में जो मिलता है वो गांव की देखभाल करता था, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हिस्ट्री में इस पर और चर्चा मिलेगी आपको। इसके बाद अगर हम मध्यकालीन की बात करें तो हालांकि इनका निर्वाचन नहीं होता था, लेकिन दिल्ली सल्तनत में आपने नाम सुना होगा खूत, मुकद्दम, चौधरी। ये लोग ग्रामीण कार्यों को देखते थे। बेशक इनका निर्वाचन नहीं होता था। लगभग यही व्यवस्था मुगल काल में आपको भी मिलेगी, सेम मिलता है। जब भारत अंग्रेजों का गुलाम हो गया तो यहां पर अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करके उस भारत पर अंग्रेजों के शासन को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन कर दिया गया। तो यहाँ पर अंग्रेजों ने अपनी शासन व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास किया। तो इस परिप्रेक्ष्य में ब्रिटिश काल के समय, यहाँ मैं हेडिंग कर लेता हूँ, ब्रिटिश काल के समय 1881 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन की ओर ध्यान दिया गया। और उस समय इनको मुकामी बोर्ड कहा जाता था। और इसको लागू कराने वाला जो वायसराय था वह था लॉर्ड रिपन। कौन था? लॉर्ड रिपन। इसलिए लॉर्ड रिपन को आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो गया स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता कहा गया। तो ये हमने आपको आजादी के पहले की बातों को बता दिया। अब हम आजादी के बाद चर्चा करते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ ये वाला पोर्शन काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो मैंने आपको इतिहास के गर्भ की बात कर दिया। ऐसा नहीं है कि पंचायती राज व्यवस्थाएं कुछ नई चीज थी। पंचायती राज व्यवस्थाओं का हमारे यहाँ उसके अवशेष मिलते हैं और बड़े अच्छे तरीके से मिलते हैं। अब हम यहाँ चर्चा करते हैं, जब हमारा देश आजाद हो गया और संविधान निर्माण हो रहा था, संविधान बनाया जा रहा था, तो गांधी जी ग्राम पंचायतों के सबसे बड़े समर्थक थे। उनका मानना था कि भारत गांव का देश है और अगर गांव आत्मनिर्भर होंगे तो देश का विकास, तरक्की अपने आप होगी। हालांकि इस मामले पर भीमराव अंबेडकर महात्मा गांधी से
दूसरा विचार रखते थे। उनका कहना था कि गांव जो है जहालत के अड्डे, यहाँ पर ये जातिवाद के राजनीति के अखाड़ा, इनको समाप्त करना चाहिए। तो लेकिन गांधी जी का मानना था कि गांव का विकास आवश्यक है। तो अनुच्छेद 40, ये आपको पता होगा, जब संविधान का निर्माण हो गया तो ये आपके डीपीएसपी में है। अब आपको यहाँ जो गौर करने की बात है दोस्तों, यहाँ कुछ पॉइंट मैं नोट कराता हूँ जो इसी टॉपिक पर चर्चा होगी, क्योंकि हम तो इतिहास नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन जो आपका प्रारंभ होता है वो संविधान में जो अनुच्छेद स्थापित किए गए हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो आर्टिकल 40 डीपीएसपी में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है। यह आपको ये पता होगा कि यह भाग 4 में है। और अनुच्छेद 40 में क्या है? 40 में है ग्राम पंचायतों का संगठन। लेकिन यहाँ पर जो आपको इम्पोर्टेंट जानकारी रखने की आवश्यकता है कि यह भाग 4 में है। इसका मतलब अनुच्छेद 40 राज्यों के यूपर बाध्यकारी नहीं है। इसके लिए और डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी क्लास का आप YouTube पे जाकर के सर्च कर लीजिए, यूनिक एकेडमी इंडियन पॉलिटी पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, टॉपिक अलग है, उसमें मैं बकायदा इसको बताया हूँ। तो यहाँ ग्राम पंचायतों का संगठन को जो बात की गई है कि यह राज्यों के ऊपर बाध्यकारी नहीं था। जब यह राज्यों के ऊपर बाध्यकारी नहीं था तो कुछ राज्यों ने इसकी तरफ उत्सुकता दिखाया और कुछ राज्यों ने इसकी तरफ कोई उत्सुकता नहीं दिखाया। तो यहाँ पर तो इस पर बहुत, एक तरह से आप कह लो कि बहुत ध्यान नहीं दिया गया। फिर इसके बाद यहाँ पर गौर करें, ये एकदम क्रम है, इसी क्रम को हम एकदम क्रम से यही पढ़ेंगे। फिर इसके बाद 1952 में, गौर से सुने, सरकार ने, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी, उन्होंने एक कार्यक्रम चलाया, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। इस पर चर्चा होगी, इस पर चर्चा होगी बढ़िया से, ठीक है। 1953 में नेहरू जी ने एक और कार्यक्रम चलाया जिसका नाम था राष्ट्रीय 1953 में नेहरू जी ने एक और कार्यक्रम चलाया जिसका नाम था राष्ट्रीय विस्तार योजना, नेशनल एक्सटेंशन प्लान। ठीक, तो इन दो कार्यक्रमों से ग्राम का, पंचायतों का, ग्राम का डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो इसकी, इन दोनों रिपोर्टों की जांच करने के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। बलवंत राय मेहता समिति, 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। बलवंत राय मेहता समिति ने कहा कि जो प्रयास किए गए अब तक वह निराधार हैं, बेकार हैं। उसका रीजन था कि ग्राम पंचायतों में शक्तियां उसको नहीं दी गई हैं। तो इन्होंने यहाँ पर, बलवंत राय मेहता जी ने यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात किया। अब ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या होता है, हमें उम्मीद है कि आप इसको नोट कर लिए होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट मैं यहाँ समझा सकता हूँ, इसको मैं यहाँ साफ कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ, इसको मैं आपको समझा सकूं कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन क्या है। अगर पावर, शक्ति,
पावर का एक ही केंद्र है और वह जो है पावर एक ही जगह सेंटर है, केंद्रीकृत है, और वह अपनी शक्तियों के कुछ लोगों को डेलीगेट करता है। जैसे आप इसको समझें, सेंटर के पास पावर है तो इसने सारी शक्तियां अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन केंद्र के पास है या सपोज कर लो यूनियन के पास है। अब इसने अपने राज्य में शासन कार्य चलाने के लिए अपनी पावर को इन लोगों को डेलीगेट कर देता है कि आप हमारी शक्तियों का प्रयोग कीजिए और कार्य कीजिए। तो ये जो चारों लोग हैं ये किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होंगे? सेंटर के प्रति, केंद्र के प्रति। दैट इज कॉल्ड, इसी को आप कहते हो केंद्रीकृत व्यवस्था, यूनिटरी सिस्टम आप इसी को कहते हो। लेकिन अगर अकॉर्डिंग पावर जो है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन इसको पैरेलल डिवाइड कर दिया जाए, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के तहत इसको केंद्र में, स्टेट में और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में इसको डिवाइड कर दिया जाए, पावर की शेयरिंग कर दिया जाए, तो यही क्या कहलाएगा दोस्तों? विकेंद्रीकरण। बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब पावर शेयरिंग बिटवीन वेरियस पोजीशंस, पावर शेयरिंग बिटवीन वेरियस इंस्टीट्यूशन, power sharing into various institutions, that is called democratic decentralization। ठीक है, तो यहां आपको जान लेने की जरूरत है कि व्हाट इज डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, व्हाट इज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या है। तो इफ पावर इज शेयरिंग इनटू वेरियस इंस्टीट्यूशन, दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। और इसीलिए पंचायत, बलवंत राय मेहता समिति को पंचायत का शिल्पी कहा जाता है, एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद एक और समिति बनाई गई और इसको बढ़िया करने के लिए, ये समिति थी अशोक मेहता समिति। ठीक है, हर पर चर्चा अलग अलग होगी। अशोक मेहता समिति। फिर 1978 में एक और समिति बनाई गई जिसका नाम था जी.वी.के. राव समिति। जी.वी.के. राव समिति 1978 में एक और समिति बनाई गई जिसका नाम था जी.वी.के. राव समिति। ये आप 1985 कर लेंगे, थोड़ा सन मिस कर जाता है। 1985 ये क्रम याद रखेंगे। 1986 में जो समिति बनाई गई वह थी लक्ष्मी मल सिंघवी समिति, और इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक कहने की बात कही। और एक और समिति है गाडगिल समिति। तो दोस्तों ये जो समितियां हैं, अब आपके लिए प्रश्न बन जाए, ये जो परिस्थितियां हैं, सॉरी समितियां हैं, वह किससे संबंधित है? तो वो आप बता दोगे कि पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित हैं। एक समिति लक्ष्मीमल समिति, दूसरी है 1988 ईस्वी में थुंगन समिति, और अगली है, लास्ट थी दोस्तों गाडगिल समिति। ये है आपका 1989 में है, 88-89 में यह भी है, और यह है गाडगिल समिति। आप नोट करते चलेंगे। तो आपसे अगर एग्जाम में ये पूछ दे, ये संस्थाओं के अगर आपसे क्रम पूछ दे समितियों का,
तो आप ये समितियां याद रखेंगे। पहली कौन सी है? बलवंतराय मेहता समिति। दूसरी कौन सी है? अशोक मेहता समिति। तीसरी कौन सी है? GVK राव समिति। चौथी कौन सी है? लक्ष्मीमल समिति। पांचवी कौन सी है? थुंगन समिति। और छठी कौन सी है दोस्तों? तो गाडगिल समिति। तो ये समितियों आपको याद होना चाहिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये संविधान निर्माण के बाद इसी टॉपिक पर हमको चर्चा करना है, इसलिए आज हमको ये चीज समझ ले क्या करना है। अब संविधान में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो अनुच्छेद के तहत हम पढ़ते हैं, एक तो अनुच्छेद 40 के बाद ये घटना चक्र है, ठीक है। अब नंबर 2, इसी के बाद हम नंबर 2 कर लेते हैं। नंबर 2 यहां तक हो गया। अभी तक ये संवैधानिक नहीं हुआ, लेकिन 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, लेकिन यहां देखें 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिकरण किया गया। और यहाँ पर जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज व्यवस्था भारत में स्थापित की गई या लागू की गई। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दूसरा, हम एक तो मैंने ऊपर की बात बता दिया, लेकिन यहां से आर्टिकल 40, इसके बाद ये समितियां, यहां से 1, 2, 3, 4, 5 और 6 सब पर अलग अलग चर्चा होगी। अब 1992 में समितियां, 1992 में संविधान में संशोधन हुआ और वह संशोधन 73वां संविधान संशोधन था। इसके द्वारा, इस संशोधन के द्वारा संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था को विधिवत तरीके से स्थापित किया गया। अब यह आपकी जो संवैधानिक ये जो पंचायती राज व्यवस्था थी, अब यहाँ से यहाँ के बीच में अंतर क्या है? यह तब जब तक इसमें था तो लागू कराने के लिए बाध्यकारी नहीं था, लेकिन जब ये यहाँ से हटकर अभी तो यहाँ भी है, ऐसा नहीं है यहाँ पे, लेकिन जब इसका व्यवस्थित भाग यहाँ आ गया तो अब राज्यों का कर्तव्य बनता है कि वह पंचायती राज व्यवस्था को लागू कराएं। तो भाग 9 में PRIs की व्यवस्था की गई है। हालांकि भाग 9 क में क्या है? नगर पालिका है, याद रहेगा। भाग 9 पंचायती राज व्यवस्था और भाग 9 क क्या बोलते हैं आपका? नगर पालिका। अब इसके अलावा संविधान की 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। संविधान की 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। वो किससे संबंधित है? तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। मैं इसको और यहाँ अगर बता दूं तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। 9A जो है वह नगर पालिका से संबंधित है और 12वीं अनुसूची वो जो है ये भी आपका नगर पालिका से संबंधित। कितने विषय पूछ दें तो यहाँ पर 18 विषय हैं और यहाँ पर कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। ये आपके लोक सेवा आयोग, जो राज्य स्तरीय लोक सेवा आयोग है, वहां ये बहुत पूछा गया किस अनुसूची में है, किस भाग में है, कितने विषय हैं। अब यहाँ से 3 प्रश्न है। पंचायती राज व्यवस्था किस भाग में है? 1। दूसरा प्रश्न मिल जाएगा किस अनुसूची में है? 2। और तीसरा प्रश्न मिल जाएगा इसमें कितने विषय हैं, उस पर भी अभी चर्चा हो जाती है। ये हो गया आपको पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है। इसका जो अनुच्छेद जोड़ा गया है आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक,
बहुत इंपॉर्टेंट, ये ओ है, ध्यान देंगे, ठीक है। तो नंबर 2, नंबर 3 पे चलते हैं। संविधान में जो दोस्तों 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची का भाग 5, यह भी स्थानीय स्वशासन से ही संबंधित है। इस भाग 5 में भी सब इंपॉर्टेंट कर लेंगे, स्थानीय स्वशासन से ही संबंधित है। इसके अलावा राज्य सूची का विषय, इसके अलावा राज्य सूची का विषय, राज्य सूची में भी इसका वर्णन मिलता है, यहां भी मिलता है। इसके अलावा बल्कि यहाँ आप 4 ही कर लीजिए, राज्य सूची में भी वर्णन मिलता है। एक मिनट, यहाँ मिस कर जाएंगे आप, यहाँ कर लेते हैं बात। नंबर 4 में राज्य सूची, यहाँ भी पंचायती राज संस्थाओं का वर्णन मिलता है। नंबर 5, नंबर 5 में क्या है, यहाँ पर हम देख लेते हैं। नंबर 5 में राज्य सूची का विषय हो गया। नंबर 5 में आपका भाग 9A किससे संबंधित है, नगर पालिका। मैंने ऊपर लिखा भी है, अमेंडमेंट कौन सा था, ये तो 74वां संविधान संशोधन था, 74वां संविधान संशोधन था, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, इसी में एक चीज और जोड़ देते हैं, वह है अनुच्छेद 243 ZD। इसके अलावा एक आर्टिकल और है 243 ZD। ये क्या है, ये है DPC। अभी कहेंगे साहब DPC क्या है दोस्तों, तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन, इसको बोलते हैं हिंदी में जिला नियोजन आयोग, जिला नियोजन आयोग, ठीक है। ये होगा आपका जिला नियोजन, सॉरी आयोग नहीं दोस्तों, समिति, कमेटी में होगा, कमेटी, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, ठीक है। भाग 9 74वां संविधान संशोधन। इसके अलावा ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, एक टॉपिक और पढ़ना है, वो है पेशा। पेशा क्या होता है, इस पर चर्चा होगी आपके साथ। ये लागू हुआ था 1996 में, इसको हम अलग से बताएंगे। नंबर 7 पेशा हो गया। नंबर 7 में है आपका फेरा। ये 2006 में हुआ, ये है वन संरक्षण अधिनियम, ठीक। नंबर 8 है आपका मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल ग्रामीण एरिया में, जो राष्ट्रीय ग्रामीण क्षेत्र में महात्मा गांधी मनरेगा, इसके लागू होने का सन देख लेते हैं आप दोस्तों, 2005। और 9वां 11वीं अनुसूची, इसमें जो विषय हैं वह कितने हैं, 29 विषय। तो ये इस सब टॉपिक पर, ये तो मैंने बता ही रखा है, यहां से नहीं, यहां से लेकर के 1952 के सामुदायिक विकास कार्यक्रम से लेकर के 11वीं अनुसूची के विषय तक चर्चा होगी। इसलिए यह टॉपिक बहुत ही डायनेमिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप इसको एकदम 2-3 क्लास में, 2-3 वीडियो में पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, इत्मीनान से पढ़ेंगे। ये समितियां का क्रम याद रखेंगे, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, GVK राव समिति, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, थुंगन समिति और गाडगिल समिति। अब दोस्तों 29 विषय, 11वीं सूची के 29 विषय क्या है, तो लिखना बहुत लंबा हो जाएगा। मैं उसको आपको बियर एक्ट के माध्यम से दिखाता हूं। देखिए ये मेरे पास बियर एक्ट है,
और 11वीं अनुसूची अनुच्छेद 243 का 6, बहुत ध्यान से देखिएगा, 243 का 6 ये अनुच्छेद पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। अब 29 विषय हैं इसमें, क्या क्या है? पहला देखिए कृषि, जिसके अंतर्गत कृषि का विस्तार है, ये स्थानीय स्वशासन में आता है। दूसरा है भूमि का विकास करना, भूमि सुधार का कार्यान्वयन, आप लिखते चलेंगे मैं बोलता चल रहा हूँ। चकबंदी और भूमि का संरक्षण, ये 11वीं सूची के जो 29 विषय हैं इस पर ग्राम प्रधानों को कार्य करना होता है, वो इम्पॉर्टेंट है। और आप सभी लोग गांव के ही बच्चे होंगे, कुछ हमारे साथ शहर के भी बच्चे जुड़े होंगे, लेकिन कहीं न कहीं वो गांव से भी जुड़े होंगे। इसलिए जानें कि गांव जो लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है, जहां से प्रजातंत्र लोकतंत्र का निर्माण होता है, उसमें सरकार के द्वारा क्या प्रावधान किए गए हैं, ग्राम प्रधानों को क्या करना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। नंबर 3, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और जल विभाजक क्षेत्र का विकास। ठीक, ये 3 हो गया। आगे देखिए दोस्तों, नंबर 4, ये दोनों वर्जन है, इंग्लिश हिंदी दोनों वर्जन है। पशुपालन, डेयरी उद्योग और कुक्कुट पालन मतलब मुर्गी पालन, ये ग्राम प्रधान प्रयास करे कराने के लिए। मत्स्य उद्योग, सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी, वनों का संरक्षण आ जाता है, वही है। लघु वन उपज, लघु उद्योग जिनके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी है। क्या इंपॉर्टेंट बात है, जबकि कोई भी प्रधान, गांव का प्रधान इन चीज़ों पर विशेष ध्यान नहीं देता है। इसलिए आप जागरूक होइए और ग्राम प्रधान से अपने गांव में इसको कराने का प्रयास कीजिए। खादी ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योग, ग्रामीण आवासन, पेयजल, बढ़िया पेयजल, ये आपका मौलिक राइट है। ईंधन और चारा, सड़कें, पुलिया, पुल, फेरी करने वाले, जलमार्ग और अन्य संचार साधन। अगला है ग्रामीण विद्युतीकरण, जिसके अंतर्गत विद्युत का विवरण है। अगला है अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत। अगला है गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। अगला है शिक्षा, जिसके अंतर्गत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय भी हैं। तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा, व्यावसायिक मतलब इसमें ITI वाला संबंधित, व्यवसाय में आप उसको MBA तक मत लेके जाइएगा। आगे प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा, बुजुर्गों के लिए, जो लोग साक्षर नहीं हैं उनके लिए। पुस्तकालय होना चाहिए गांव में, किसी गांव में आप पुस्तकालय नहीं पाएंगे आप। सांस्कृतिक क्रियाकलाप, बाजार और मेले होने चाहिए। स्वास्थ्य और स्वच्छता, जिनके अंतर्गत अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और औषधालय भी उपलब्ध हैं। परिवार कल्याण, महिला और बाल विकास, समाज कल्याण, जिसके अंतर्गत विकलांगों और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों का समाज कल्याण, जिसके अंतर्गत मंद व्यक्तियों का कल्याण भी है। 27वां दुर्बल वर्गों का और विशिष्टतया अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों का कल्याण। और अगला है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। और लास्ट है 29 सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण। तो ये 29 विषय हैं आपके पास, और ये धीरे धीरे आप इसको डाउनलोड करके लिख लीजिएगा, क्योंकि आपके किसी भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये तो आप पढ़ चुके हैं। हमारी जो अगली वीडियो होगी वह यहाँ से प्रारंभ होगी, और ये मैंने बता दिया, और यहाँ आकर के समाप्त होगी। यहाँ से प्रारंभ करूँगा और यहाँ आकर के समाप्त करूँगा। इसीलिए मैंने आज केवल एक चैप्टर बता दिया कि हम इसी के अंतर्गत पढ़ाई करेंगे, इसी के अंतर्गत समझने का प्रयास करेंगे PRIज को, पंचायती राज व्यवस्था को। तो पंचायती राज व्यवस्था को इतना डीप पढ़ने के लिए, एकदम एक भी प्रश्न आपसे न छूटे, उसको पूरा पढ़ने के लिए आपको हमारा चैनल लाइक करना होगा, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हमारी जो भी वीडियो हो वो आपको सबसे पहले मिले। आज के लिए इतना ही, बस बहुत बहुत धन्यवाद।